Hello friends, welcome back to my YouTube channel and good afternoon to all of you. I hope you are doing well. So in last class we have studied the exercise 5.1 in which we have discussed the like if we have given समांतर श्रेणी या फिर if we have given an AP, हमें कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसका प्रथम पद और सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, कोई श्रेणी एपी है या नहीं है उसका कैसे पता लगा सकते हैं, तो कोई श्रेणी एपी है या नहीं कैसे पता लगाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 5, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 21। ठीक है, अब ये तुम्हें देखते तो क्या लग रही है कि ये क्या लग रहा है, देख के तो ये तुम्हें लग रहा है कि भाई ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 का पद हो गया। लेकिन अपन को एग्जाम में कुछ चाहिए होगा ना, एग्जाम में तो अपन को डिटेल्ड बताना होगा। तो यहाँ पे A1 क्या है, 5 है। A1 यानी कि फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 इज इक्वल्स टू 10, ओके, एंड A3 इज इक्वल्स टू 16 एंड A4 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो अपन इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये कैसे प्रूव करेंगे। तो अपन, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि डी की वैल्यूज हमेशा समान रहनी चाहिए। डी अर्थात कॉमन डिफरेंस समान रहना चाहिए, अर्थात इनमें जो अंतर है वो इनके समान रहना चाहिए बाकी दो के। ठीक है ना। तो अपन डी बराबर A2 - A1 होता है, पहले A2 - A1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, A2 - A1 कैलकुलेट कर लिया और फिर उसके बाद करेंगे डी बराबर A3 - A2। यदि ये दोनों इक्वल्स हैं, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये एक समांतर श्रेणी है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अन्यथा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब तुम्हें, आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा। बाकी यदि समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करें और दोबारा से देखें, और जहां पे समझ नहीं आ रहा वहां से दोबारा रिवाइंड करें वीडियो को। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज 5.2। सो मैंने तुम्हें एक्सरसाइज के शुरू में ही बता दिया था कि पहला पद क्या होता है, ए होता है, सेकंड पद A+D, थर्ड पद A+2D, एंड एन वो पद मैंने निकालना सिखाया था तुम्हें। तो एनवा पद कैसे निकालना सिखाया था ये मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, और तो उसको निकालने के बाद अब अपन को 5.2 इस पे ही बेस्ड है, तो उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण से स्टार्ट करूंगा मैं। उदाहरण अपन ने 2 कर लिए थे और उसके बाद की 5.1 भी कर लिया था। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 में अपन से क्या पूछ रहा है कि इस श्रेणी, ये श्रेणी दी हुई है 2, 7, 10, 2, 7, 12। ठीक है, तो 2, 7, 12 जब एक श्रेणी दी हुई है तो अपन को दिया हुआ क्या है, पहले तो लिखना है कि दिया हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें एक फॉर्मेट बता देता हूँ इसका कि अपन को कैसे करना है। ओके, तो प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके, 1 minute प्लीज, आई एम स्टॉपिंग। ओके, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सो जैसे कि वर्ड फाइल में दिया हुआ है कि ऐसी श्रेणी जिनमें दो लगातार पदों के बीच है। दो लगातार पद का मतलब समझ गए कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म, और थर्ड या फोर्थ टर्म, और फोर्थ, फाइव, मतलब हर एक पद और उससे जस्ट अगला वाला टर्म। ठीक है, या फिर उससे जस्ट पहला वाला टर्म। तो ए एन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू A+n - 1 इंटू डी। तो मैं तुम्हें एक फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे अपन के पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 6, 12, 18, 24 में श्रेणी का 38वां पद ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मेट ये रहेगा इसका, चाहे यदि तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो ये फॉर्मेट ही यूज करना, एल्स नंबर्स तो आएंगे नहीं और आपके अच्छे नंबर से फिर पास भी नहीं होंगे। तो
अपन का मेन गोल क्या है कि अपन को मैथ में पूरा स्कोर करना है। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो दिया हुआ है कि हमें श्रेणी 6, 12, 18, 24 का 38वां पद ज्ञात करना है। तो किसी भी श्रेणी का nवां पद पहले लिखो। nवां पद क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब श्रेणी के अनुसार देखो, श्रेणी के अनुसार अपन के पास a इज इक्वल्स टू 6 है और d इज इक्वल्स टू 6 है। देन a 38 इज इक्वल्स टू, ए 38 निकालना है ना अपन को, तो ए 38 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 38 माइनस 1 इंटू 6। तो 6 प्लस 36 7 इंटू 6, यानी कि 6 प्लस 222 इज इक्वल्स टू 228 आ गया। अतः है श्रेणी 6, 12, 18, 24 का 38वां पद 222 है। तो यहाँ तक ऐसे लिखोगे ना तो आपका नंबर्स फुल बटा फुल आने वाला है। ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चंस खुद करके देख लेना। अन्यथा मैं एक बार एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि दूसरी श्रेणी दी हुई थी 7, 57, 27, 37 का 56वां पद ज्ञात करना था। तो ए एन अपन को ऐसे पता ही है, ठीक है, ए प्लस डी निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना, समझ लोगे ना। ठीक है, ये है 557। ओके, 557। ठीक है, सो आगे समझ में फॉर्मेट। तो ये ऐसे फॉर्मेट में करना है इनको। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अब स्वयं उदाहरणों को सॉल्व करने का प्रयत्न करना। ठीक है, बाकी ये 2, 7, 12 है तो इसका मैंने फॉर्मेट बता दिया, तुम्हें ऐसे ही लिखना है। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, तो -81 बताओ। तो -81 है, अर्थात इसमें जो दिया हुआ है ना अपन को, दिया हुआ ये है कि इसमें ये पूछ रहा है अपन से कि दिया हुआ अपन को क्या है, कहने तुम बता सकते हो, बताओ, तुम बता सकते हो क्या पूछ रहा है अपन से। तो अपन से ये पूछ रहा है कि अपन को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि एन इज इक्वल्स टू -81 है। एन इज इक्वल्स टू कितना है, -81। ठीक है, अब -81 है, या फिर मैं तुम्हें बता चुका हूं कि पहले ही कौन सा पद पूछ रहा है, और यदि कौन सा पद पूछ रहा है या फिर अपन को दिया हुआ हो कि अंतिम पद -81 है, और इस श्रेणी से तुम, अब अपन को यहाँ पे और पदों में अपन को क्या दिया हुआ होता है, एन का मान, यानी कि जैसे यहाँ पे 10 बार लिख दिया तो एन के इक्वल 10 हो गया। लेकिन अपन को यहाँ से एन की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू -81। ए की वैल्यूज अपन के पास क्या है, -21। तो -21, 21 सॉरी 21, तो -21 हो जाएगा, उधर जाएगा तो n-1, n-1 इंटू डी की वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगी, -8 और -21 कितना हो जाएगा बताओ, -102। ओके, -102 हो जाएगा, और ये 7 उधर जाएगा क्योंकि 21, 18 और 15 में, 21, 18 और 15 में डी की वैल्यूज क्या है, -3। -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बताओ, -3 हो जाएगा तो कितना जाएगा ये बताओ, 35 उत्तर आ जाएगा इसका, 35, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 35। ठीक है, ऐसे ये सॉल्व करना है। अब एन की वैल्यू 35 आ गई। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे इसमें ये पूछा हुआ है कि साथ ही एपी का कौन सा पद शून्य है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें, दोबारा से वीडियो को देखें। ठीक है, अब इसमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा पद, कोई पद जीरो है या नहीं। तो कोई पद जीरो है या नहीं, तो अपन को क्या पूछ रहा है, अपन को ए एन दिया हुआ है और अपन को एन की वैल्यूज फाइंड करनी है। एन की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ए एन इज इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, एन इज इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। तो ए एन की वैल्यू 21 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो n की वैल्यू n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी। 7 आ जाएगी या नहीं आएगी, करके देख लेना कैलकुलेट। तो n की वैल्यूज क्या आ रही है, 8 आ रही है। अतः है इस श्रेणी का 8वां पद 0 है। अब मैं तुम्हें ये बता देता कि भाई
यदि ये 0 कब नहीं होता इस श्रेणी में, यदि n का मान माइनस में आ रहा है, यदि n का मान माइनस में आ रहा है या फिर कोई रेशनल नंबर आ रहा है, तो n की वैल्यूज, तो जो पद पूछ रहा है ना वो श्रेणी में नहीं होता। जैसे n की वैल्यूज यहाँ पे आ रही होती -8 या फिर -7/3, 7/3, कुछ भी आ रहा होता, हमेशा ये पॉजिटिव पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एन की वैल्यूज, तभी ये श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब जैसे मैं तुम्हें तीसरा पद और 7वां पद दे रखा है, अपन को इसमें डी की वैल्यूज और ए की वैल्यूज सीधी ना देखे, अपन को कैसे दिया है, पदों के टर्म में दिया है। तो अपन को दिया हुआ क्या है, पहले तुम्हें लिखना है, पहले तुम्हें लिखना है कि दिया हुआ है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद कितना है, तीसरा पद यानी कि a+2d, a+2d कितना है, a+2d है 5। ठीक है, और 7वां पद, तो a+6d इज इक्वल्स टू 9। तो अब अपन यहाँ से ए और डी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इस समीकरण में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, तो -4d की वैल्यूज कितनी आ जाएगी अपन के पास, -4, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 1, यानी कि सार्वंतर 1 है उस श्रेणी का। और प्रथम पद की वैल्यूज अपन यहाँ से निकालेंगे, डी की वैल्यूज इसमें रखेंगे, तो ए की वैल्यूज कितनी आ जाएगी अपन के पास, 3 आ जाएगी। ठीक है, अर्थात उस श्रेणी का पहला पद तो 3 है और कॉमन कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। तो श्रेणी कैसे निर्धारित करोगे बताओ, तो तीन एक आध पद लिख देना, 3, 4, 5, 6, 7, बस ऐसे कर देना डॉट डॉट करके। ठीक है, क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है। अब 301 है, यानी कि कोई पद 301 है, तो पहले अपन को ए एन के बराबर मानना है उस 301 को, ए एन व पद 301 मान लो। ठीक है, यदि एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कोई, तो वो उसकी सूची में है, अन्यथा सूची में नहीं होगा। यहाँ से मैं तुम्हें एन की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कैलकुलेट करके एन की वैल्यूज आएगी यहाँ से 306 और 52 आएगी एन की वैल्यू। तो 52 जब आएगी एन की वैल्यू कैलकुलेट करके, तो 52 तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये श्रेणी में होएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। एक बार तुम और कैलकुलेट कर लेना, इसने गलत कैलकुलेट करा हुआ है, इसने गलत कैलकुलेट करा हुआ है ये। ठीक है, अरे सॉरी, आई हैव कैलकुलेटेड रॉन्ग, तो प्लीज थोड़ा सा वो कर लेना, तुम ही कैलकुलेशंस कर लेना, मैंने कैलकुलेशंस गलत कर दी, मैं इस पद को 306 समझ के मैंने कर लिया ये, तो थोड़ा वो कर लेना। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं। अब 2 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है 3 से भाज्य, पहले अपन को लिखना है, दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है कि क्या 3 अंकों मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य है। तो पहले तो अपन को क्या लिखना है कि चूंकि पहली 3 से विभाजित संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना। और लास्ट वाली 3 से विभाजित संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। तो पहली संख्या 12 है, फिर दूसरी संख्या 15 हो जाएगी। ठीक है, और फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। डॉट 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 करके अपन कैसे लिखेंगे, 99 लिख देंगे। ठीक है, 99 जब अपन ने लिख दिया, तो अपन के पास देखो ए भी दे रखा है अपन को, ए भी दे रखा है, ए डी भी दे रखा है, और ए एन भी दे रखा है। तो यहाँ से अपन को जस्ट एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन इज इक्वल्स टू 99 है, एन इज इक्वल्स टू क्या है, 99 है। तो अपन को यहाँ से क्या करना है, n-1 इंटू n-1 की वैल्यू यहाँ से पता है कितनी आएगी, 99 - 12/3, 99 - 12/3 यानी कि 87/3। ठीक है, और n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 30, 29, 87+1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30, अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से भाज्य हैं। आ गया समझ। तुम इसको बेसिकली दिमाग लगा के भी कर सकते हो कि पहले तुम ये सोचो कि 0 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो
जो 3 से भाज्य हैं। पहली संख्या 3 आती है, पहली संख्या 3 आती है और 3 गुणा 33 करेंगे तो 99 हो गया। यानी कि कुल 33 संख्या विभाज्य है, कुल 33 संख्या विभाज्य है 0 से 100 के बीच में 3 से। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या हटाया है, एक तो 3 हटाया है, एक 6 हटाया है, एक 9 हटाया है, तो बाकी की कितनी संख्या बची 30। लेकिन कुछ फॉर्मेट बना के ही लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। ये जस्ट ऐसे है कि आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है अपना उत्तर। ठीक है, आपको सीधा उत्तर नहीं लिखना है उस पर। बताओ, अंतिम पद लिखो। अब ये उदाहरण नंबर अपन को क्या दिया हुआ है कि 10 प्लस 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ। तुम खुद से सॉल्व करोगे इसको, तुम खुद से सॉल्व करना, प्लीज देखना मत, और प्लीज खुद से ही सॉल्व करना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बस एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करी जाती है। यानी कि जो पहले उसको 1000 रुपए पे दे रहा है ना, तो उसका फिर अगले बजट मतलब अगले साल 8% वार्षिक दर है ना, इसकी 8% वार्षिक दर। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे। मैंने तुम्हें बताया था सूत्र ज्ञात करने मतलब ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय 1 ईयर है, अपॉन में 100। तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा उसके पास, 80 रुपए। ठीक है, तो एक साल के बाद उसको कितना रुपए बचेगा उसके पास, 1080। ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो अपन को अब जैसे अपन ने पहले क्या करा कि अपन को धनराशि कितने की दी हुई है, 1000 की दी हुई है ना, 1000 की दी हुई है, तो उस पे 8% वार्षिक दर से पहले मान लो 1000 रुपए था। तो अब दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा उसके पास, एक वर्ष में कितना हो जाएगा वो इसका, 1080 हो जाएगा। एक वर्ष में 1080 हो जाएगा ना, है ना। दूसरे वर्ष में 1000 पे ही लगेगा, 1000 पे ही, 1000 पे ही लगेगा। पर ये बात बताओ कि 1000 जब ये 1080 हो गया, तो अपन के पास तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे कुल मिला के, 80 रुपए बढ़ाने हैं हर बार, 1160 हो जाएगा, ये 1240 हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन को 30 सालों तक लेना है, 30 सालों तक लेना है। यानी कि पहले तो अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें, ए एन मतलब एन वह पद ज्ञात करना है, यानी कि तीसरे 30 साल में कितना बचेगा। तो एन की वैल्यूज अपन के पास 30 है ही है, एन की वैल्यू अपन के पास 30 है ही है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1080 है ना। और ये जो 1080 और डी की वैल्यू कितनी है, 80 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ओके, इसने मिश्र धन पे नहीं पूछा है, इसने ब्याज पे ही पूछा है। अतः इसको पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 80 रुपए, दूसरे का 160, तीसरे का 240। तो इसको ब्याज पे करना है ना कि मिश्र धन पे। मैंने तुम्हें ब्याज से करा दिया है, तो थोड़ा सा वो करना है ना, और देख लेना एक बार क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं। जैसे मैं तुम्हें एक बताता हूँ कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। यानी कि उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां होंगी, बता सकते हो, बता सकते हो। देखो, पहली पंक्ति में कितने हैं, पहली पंक्ति में कितने हैं, 23 है। यानी कि एपी इन से बनेगी 23 से। ठीक है, 23 है, फिर दूसरे में 21 है, फिर तीसरे में 19 है, ऐसे ही कर करके अंत वाली में 5 है, अंत वाली में कितनी है, 5 है। यानी कि अपन को ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अपन को ए एन की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, 5 5 दी हुई है ए एन की वैल्यू। और अपन को किसकी वैल्यू, अपन को ए पता है, डी पता है, तो अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 23, और डी की वैल्यू कितनी है, -2। डी की वैल्यू कितनी है, -2।
तो यहाँ से मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताऊं तो एन की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? एन की वैल्यू आएगी 10। एन की वैल्यू आएगी 10 और तुम कैलकुलेट कर लेना। अतः इस पंक्ति में फूलों की क्यारी मतलब फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। तो अब अपन 5.2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो करें। तो रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी तथा एन व पद ए एन है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है अपन के पास? 7 दे रखी है। पहला देखो, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 दे रखी है। तो तुम्हें फॉर्मूले में जो मैंने तुम्हें पहले जो फॉर्मेट बताया था ना इसी वाले में, तो उससे ही करना है इसको। एन व पद दिया हुआ है, एन व पद फाइंड करना है अपन को। एनवा पद फाइंड करना है, यानी कि 8वां पद फाइंड करना है। 8 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ए 8 इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो 7 प्लस, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने कैलकुलेट करके। 8 माइनस 1 करेंगे जब 7, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 21 प्लस 7 28। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा के पहले जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया था ना उस फॉर्मेट से करना है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे 10वां पद 0 दिया हुआ है। 10वां पद क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो अपन को डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे 18वां पद या फिर 18 टर्म अपन को क्या दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है। तो अपन को ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से बताओ कैसे करोगे? ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17। 17 गुना -3 करेंगे तो -51। -51 प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 46। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 46। ठीक है, ऐसे ही बाकी के दो को तुम खुद करोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो 30वां पद इस श्रेणी का निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? 30वां पद निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बताओ। 29 -87 प्लस 10 -77 उत्तर आएगा इसका। पर तुम्हें कैलकुलेट करना है ढंग से फॉर्मेट लगा के, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसका बताओ। -3 -1, इसका जो वो है ना सारवंतर, इसमें आएगा 5/2। करके देख लो। A2 - A1 करोगे तो A2 - A1 करोगे तो -1/2 प्लस 3, -1/2 प्लस 3 यानी कि 2.5। प्लस का 2.5 आएगा, तो प्लस का 2.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5/2। ठीक है, और 5/2 जब है ये, तो 5/2 से अपन 11वां पद कैसे निकालेंगे? तो अपन के पास पहला पद -3 प्लस अपन को 11वां पद चाहिए, यानी कि 10 इंटू 5/2 कर दो। 10 इंटू 5/2 करोगे तो 25, 25 -3 करोगे तो 22 उत्तर आ जाएगा। तुम्हें फॉर्मेट लगा के अच्छे से करना है। यदि वीडियो समझ ना आए, यदि क्वेश्चन समझ ना आए, तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें, फिर दोबारा से देखें इसको। ठीक है, आ जाएगा समझ। ठीक है, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करोगे इसको फाइंड? बताइए कैसे करोगे इनको फाइंड? मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छे से वो बता देता हूँ कि जैसे अब मैंने तुम्हारे सामने कोई श्रेणी लिखी है, ए, A+D, है ना? A+D और A+2D। मैंने तुम्हें क्या बताया है कि अपन A2 - A1 करके कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाला जो A2 वाला पद है ना, ये जो A2 वाला पद है, A2 को अपन, अब अपन मैंने तुम्हें, चलो तुम ऐसे फॉर्मेट में मत समझो। डी की वैल्यूज क्या बताई थी मैंने? डी की वैल्यूज मैंने क्या बताई थी? एक तो A2 - A1 बताई थी, है ना? और A2 - A1 नहीं करो तो A3 - A2 करके बताई थी। लेकिन ये दोनों बराबर भी तो होने चाहिए ना भाई, ये दोनों बराबर भी तो होने चाहिए ना। यानी कि अपन कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं बताओ? कल कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ से? अपन कह सकते हैं कि, एक सेकेंड, अपन कह सकते हैं कि A3 - A2 इज इक्वल्स टू कितना है? A3 माइनस, सॉरी, A3 - A2 इज इक्वल्स टू कितना है? A2 A1। तो अब A1 को इधर ले आओ और A2 को उधर ले जाओ, तो A3 + A1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2A2।
ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि दो समांतर श्रेणी में दो पदों के बीच वाला पद है ना। जैसे मान लो दो पद मैंने लिख दिए थ्री, एक एक लिख दिया मैंने फोर, एक लिख दिया मैंने फाइव। तो जो बीच वाला पद है ना, अगल बगल के पदों का आधा होता है, अगल बगल के पदों के सम का आधा होता है। यानी कि 5 + 3/2 = 4। तो मैं तुम्हें ऐसे बताऊं तो 26, इन 26 + 2 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 28। 28/2 करेंगे तो 14। तो इस समांतर श्रेणी का ये जो खाली पद है वो 14 आ जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करना है इसको? कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में बीच वाला पद अन्य दो पदों के योग के सम का आधा होता है, मतलब योग का आधा होता है। ठीक है, योग को ही इंग्लिश में सम बोलते हैं। तो अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि 13 और 3 का तो तुम निकाल सकते हो ना। 13 और 3 कितना होता है? 16। और 16 का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें फर्स्ट सम निकालने में दिक्कत तो नहीं आएगी ना कि 13, 8 और 3 है। तो इसमें पहला पद क्या रहा होगा? पहला पद 18 रहा होगा। अपन को रिक्त स्थान ही तो भरने हैं। अपन ट्राई करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले अपन नीचे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है? तो नीचे के क्वेश्चंस को जब देखते हैं तो पहला पद बताओ कौन सा पद 78 है? यानी कि एन वा पद अपन को दिया हुआ है और एन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तुम खुद से करोगे, मैं 2-3 क्वेश्चन ऊपर करा चुका हूँ। यदि तुमने नहीं देखे तो पहले वीडियो को अच्छे से देखो, तब इसको करना। ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? यानी कि अपन को देखो यहाँ पे एन दिया हुआ है, मतलब सॉरी ए दिया हुआ है। डी की वैल्यूज अपन निकाल ही लेंगे यहाँ से, A2 - A1 करके 6 आ जाएगी। और अपन को क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू 205 दी हुई है। तो इस श्रेणी में एन मतलब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या ही तो होती है एन। तो एन को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एन इज इक्वल टू 205। 205 - 7 करेंगे 198। 198/6 करेंगे तो 33। 33 + 1 करेंगे तो 34। तो 34 पद आएंगे। लेकिन तुम्हें मजे से अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है ये। ठीक है, मैं तुम्हें फॉर्मेट बता देता हूँ। फॉर्मेट ये रहेगा कि दिया हुआ है कि श्रेणी 7, 13, 14, 7, 13, 19 और 205 में हमें फाइंड करना है कि कितने पद हैं। तो चूंकि इस श्रेणी का पहला पद a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 6, A2 - A1 करके लिख देना। an इज इक्वल्स टू इतना दे रखा है। तो फिर चूंकि an इज इक्वल्स टू a+n-1 इंटू डी, तो a की वैल्यूज अपन को दी हुई है, n अपन को फाइंड करना है, बस इसमें तो निकाल लोगे ऐसे। अतः इस श्रेणी में इतने पद हैं, लास्ट में लिख देना। ठीक है, ये तुम बताओगे। एक पद -150 है। यदि मैंने तुम्हें बताया था कि ए एन दिया हुआ है, ये एन की वैल्यू यदि पॉजिटिव वो आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, तो वह एक एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद और 38वां पद, या फिर 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि अपन को दिया हुआ क्या है? डी की वैल्यूज और ए की वैल्यूज नहीं दी हुई, पर अपन को कुछ भाषा के रूप में दिया गया है। यानी कि A+10D इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है और A+15D, A+ कितना 15D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपन को? 73। तो यहाँ से तुम ए और डी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ए और डी की जब वैल्यूज फाइंड कर लोगे तो 31वां पद क्या होता है? A+30D। तो A+30D करके निकाल लोगे उसको तो, हाँ या ना? तो अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, 50 पद हैं, यानी कि अंतिम पद ए एन की वैल्यूज कितनी है? उसमें एन की वैल्यूज अपन के पास होगी 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। यानी कि 50वां पद कितना है इसमें? 50वां पद कितना है इसको ढंग से पहचानना है कि एपी में 50 पद हैं, यानी कि अंतिम पद 106 दे रखा है ना, तो ए एन की वैल्यूज अपन के पास 6 है। एन की वैल्यूज या फिर A50 की वैल्यू अपन के पास 106 है। तो यहाँ से अपन को क्या फाइंड करना है बताओ? यहाँ से A50 की वैल्यू अपन को 106 दे रखी है, यानी कि A+49D इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है अपन को? A+49D इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, 106 और 12वां पद A प्लस तीसरा पद दिया हुआ है A+2D इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है।
तो यहाँ से अब तुम कैसे कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से इन दोनों को घटा दोगे, तो यहाँ से आएगा 47d इक्वल्स टू 94, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, और ए की वैल्यू अपन कोई भी समीकरण में पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर 29वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 28d। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवे पद क्रम से है 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद बताओ। अब यहाँ से तीसरे और नौवे पद 4 और -8 है, तो तीसरे और नौवे पद से अपन ए और डी की वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लेंगे ना। अपन को किसी समाधान श्रेणी की जनरेट करने के लिए क्या चाहिए उसमें, बेसिकली अपन को ए और डी चाहिए, तो ए और डी की वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी। और कौन सा पद शून्य है, अर्थात ए एन की वैल्यू अपन के पास शून्य लिख देंगे, और एन की वैल्यूज फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए एन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा पद, अंतिम पद, कोई पद, तो वो होता है ए एन, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो एपी का 17वां पद है ना, एपी का 17वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 16d। ए प्लस 16d इज इक्वल टू कितना है कि 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ए प्लस 9d, और इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है ना, तो 7 इसमें जोड़ेंगे, तो ए प्लस 9d प्लस 7 की वैल्यू ए बराबर 16d के बराबर है। तो यहाँ से ए कट जाएगा, तो इधर 9d को इधर लाएंगे तो 7d इज इक्वल टू 7, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, 1 आ जाएगी, यानी कि सार वंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो सार वंतर अपन को ज्ञात करना था यहाँ पे, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करोगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करोगे। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यानी कि ए एन की, अब अपन को ए एन फाइंड, यहाँ से एन फाइंड करना है अपन को। ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है अपन को ए प्लस 53d और प्लस 132, ए प्लस 153d प्लस 32, तो यानी कि ए से ए कट जाएगा उधर से, तो n-1 इंटू डी, डी कितना आ जाएगा अपन के पास यहाँ से, 53d प्लस 132। ठीक है, आ गया ना। अब अपन को यहाँ से डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू अपन 8 रखेंगे यहाँ पे, तो 53 गुना 8 करके इसमें जोड़ देंगे, और एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो मैं खुद से करना है, मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी यदि तुम खुद से नहीं करोगे तो मैथ्स तुम नहीं समझ पाओगे। मैथ्स करने के लिए कैलकुलेशन का एकदम सॉलिड होना जरूरी है, तो प्लीज प्रैक्टिस करा करो जितना हो सके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे जितनी ही कैलकुलेशंस पे कमांड बनेगी। और मतलब ये काउंटिंग्स है ना, और ये जो टेबल्स हैं, ये लगभग 10th क्लास में तुम्हें 40 तक याद होनी चाहिए, 40 तक तो उंगली पे याद होनी चाहिए। कि जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 35 छीके कितना होता है, तो तुम्हारा तुरंत जवाब मिलना चाहिए कि 35 छीके 210 होता है। ठीक है, और वर्ग हमेशा 30 तक तो याद रखना ही रखना। ठीक है, जब अपन वैदिक मैथ करेंगे, वैदिक मैथ है या इसमें मैं देख लूंगा, यदि वैदिक मैथ हुई तो वैदिक मैथ करेंगे इस प्रश्नावली के बाद, पर अभी तुम इस पे ध्यान दो। ठीक है, अब 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे ना, बताओ मैं खुद ही करा देता हूँ। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। जैसे मैं तुम्हें दो समांतर श्रेणी दे दी है, दो समांतर श्रेणी, एक का तो मैंने मान लिया ए प्लस डी, है ना, और ए प्लस 2d। ठीक है, अब इस श्रेणी का 100वां पद कितना हो जाएगा, 100वां पद कितना हो जाएगा इस श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा ए प्लस 99। ठीक है, और दूसरी श्रेणी मैंने मान ली सी प्लस 2e, तो इस श्रेणी का 100वां पद कितना हो जाएगा, C+99, 99e। ठीक है, तो इनका अंतर दिया हुआ है अपन को, इनका क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ से अंतर कितना दिया हुआ है अपन को, 100। मैं जगह की कमी के कारण इसको मिटाता जा रहा हूँ,
यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इसको प्लीज रिवाइंड करके देख लें एक बार। अपन को क्या दिया हुआ है, मैंने तुम्हें बता दिया कि इस श्रेणी का और दूसरी वाली श्रेणी का। ठीक है, तो अपन को क्या करना है बताइए कि जो मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ कि पहले अपन ने क्या निकाला था, A+99D निकाला था ना, प्लस माइनस करो, माइनस माइनस ए माइनस कितना होएगा, -C, सॉरी -C माइनस 99D कितना हो जाएगा, ये 100 दिया हुआ है अपन को, 100 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, A-C कर देंगे, प्लस 99 कॉमन लो, 99 क्या लो, कॉमन लो। जब 99 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा अपन के पास, V माइनस, ये E है सॉरी, तो 99 माइनस V माइनस E इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन से क्या पूछा हुआ है पहले ये देखो। ठीक है, तो यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो अब मैंने तुम्हें ना एक बात नहीं बताई कि यहाँ पे डी और ई की वैल्यू समान है। डी और ई की वैल्यू समान है, डी और ई की वैल्यू समान है। तो पहले तुम ये बताओ, जब डी और ई की वैल्यू समान है तो डी और ई तो पड़ जाएंगे आपस में, यानी कि अपन के पास कितना बचेगा, पहले पदों का अंतर कितना बचेगा, उनके पहले पदों का अंतर 100 बचेगा ना, नहीं बचेगा, या 100 बचेगा या नहीं बचेगा, पहले पदों का अंतर 100 बचेगा या नहीं बचेगा, आप कहोगे बचेगा। पहले पदों का अंतर जब 100 है, तो एक बात बताओ, किसी समांतर श्रेणी में मैं उसको पहले पद में चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे कुछ भी कर दूं, पर पहले पद तो समान ही रहेंगे ना उन समांतर श्रेणियों के। अतः इनके जो, जब ये 100 है तो पहली, तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होएगा, 1000वें पदों का अंतर भी तो 100 ही होगा ना उनका, 1000वें पदों का अंतर भी तो 100 ही होगा ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कभी चेंज नहीं होने वाले, ना डी चेंज होना है, डी हमेशा समान है दोनों का, तो पड़ जाएगा वो तो। ठीक है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा, A-C, यानी कि फर्स्ट टर्म का अंतर ही आएगा, यानी कि 100 आएगा। ठीक है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताओ कि 3 अंकों से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं, मैं इसको पहले अब तुम्हें ना एक कैसे वो बनानी है इसकी, मैंने तुम्हें एक पहले सवाल करा दिया था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या बताओ, 3 से विभाजित है, तो उसका नंबर आया था कितना, 30 आया था। यानी कि अपन को यहाँ पे ना ए की वैल्यूज भी दी हुई है, जैसे कि अपन, मैं तुमसे पूछूं कि 7 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 102। 102, 100 में भाग दे के देख लो कितना बचता है, 100 में भाग दोगे जब 7 का, तो कितना बचेगा, 2। यानी कि 100 + 2 करके देख लो, 102 पहली संख्या 7 से विभाजित आएगी ना, जो 4×7 = 98। और तो पहली जो संख्या विभाजित आएगी ना, वो उसका वैल्यू होगा 105, सॉरी 105, सॉरी 105। ठीक है ना, तो 105 जब आएगा इसकी वैल्यू, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 112, है ना, और लास्ट अंकों वाली संख्या सबसे भारित कौन सी है, यानी कि 999 में पहले 7 का भाग दे लो, 999 में पहले 7 का भाग दे लो। ठीक है, तो 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा बताओ, 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना, यानी कि 5 शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है, यहाँ पे मैंने देख लिया, 19 करेंगे, 7 दूनी 14, 5 शेष बच रहा है। यानी कि 999 में से 5 घटा लो तो 994, यानी कि 3 अंकों की जो 7 से विभाजित संख्या है ना, वो लास्ट संख्या 994 है। तो यहाँ से अपन को फर्स्ट टर्म दी हुई है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्या, यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्या, तो आपके जवाब होगा कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 और 4, 250 के बीच में 4 का पहला गुणज कौन सा है, गुणज, गुणज का मतलब होता है जिनमें 4 का भाग चला जाएगा, तो 4 का पहला गुणज कितना है, 12 है, दूसरा 16, तीसरा 20, और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला होगा 248, 250 में पहले 4 का भाग देके देख लो, तो 2 शेष बचेगा, तो यानी कि 248 आएगा। ठीक है, 248, अपन को यहाँ पे एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेना। ठीक है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे।
क्या तुम ये बता सकते हो कि दोनों अब यहाँ पे क्या करना है अपन को कि दोनों श्रेणियों के n विपद की वैल्यू को समान करना है, यानी कि यहाँ पे जो n-1 होगा ना, यहाँ पे जो n-1 इंटू डी है ना, प्लस 63 करना है ना, पहला पद 63 है, और ये दो मान लो पहले ही, चलो पहले ही दो मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो बराबर कितने का है, ये 3 प्लस n-1 इंटू 7। हाँ, तो ये दोनों बराबर हैं, तो अब अपन यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दोनों n बराबर करने हैं, यानी कि इस श्रेणी का पहले nवां पद निकाल लो हो, इस श्रेणी का पहला nवां पद निकाल लो, और इस श्रेणी का पहला nवां पद निकाल लो। तो दोनों श्रेणी को जब nवां पद निकालोगे तो दोनों को बराबर कर दो, और दोनों को बराबर करके उत्तर आ जाएगा n का, दोनों को बराबर करके n का उत्तर आ जाएगा। और अपन से n की वैल्यू तो पूछ रहा है कि कौन से पद हैं जो इनमें समान रहेंगे, कौन सी n की वैल्यूज है इसमें। आगे के खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो पहले इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो पहले इसका टोटल पद ज्ञात करो, टोटल पद ज्ञात करो, यानी कि टोटल पद ज्ञात करोगे तो बताओ टोटल पद पहले कैसे ज्ञात करोगे कि अपन को 3 प्लस n-1 इंटू 5 है ना, बराबर कितना दिया हुआ है, 253 दिया हुआ है। 253 माइनस 3 करेंगे तो 253 माइनस 3 करेंगे तो 250, 250/5 करेंगे तो 50, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 51। तो लास्ट से 20वां पद कौन सा होगा, लास्ट से 20वां पद कौन सा होगा, बता सकते हो। लास्ट से 20वां पद A32 ही तो होगा, तो यानी कि A32 की वैल्यू याद करनी है, A32 की वैल्यू याद करनी है अपन को। लास्ट से 20वां पद पूछ रहा है, ये तो 51वां पद हो गया ना, 253। तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि ये तो 31 आना चाहिए, 31वां पद, पर ये 51वां पद कहाँ जाएगा फिर, 51वां पद कहाँ जाएगा भाई, 51 के बाद तुम 51 में पहला पद हो गया, फिर तुम गिन के देख लेना, उंगलियों पे गिन के देख लेना, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, कितने हो गए, 10 हो गए ना, 10 हो गए, और 40, 11 हो गए ना, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, तो हो गए 20। तो 32 होगा, तो A32 अपन को ज्ञात करना है, तो n की जगह 32 जमा के हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो एपी के 14 और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि अब ये सवाल तुम खुद से सॉल्व करना सीखो। देखो यार, भाषा दी हुई है, एओडी की वैल्यूज अपन को सीधी नहीं दी हुई है, अपन को भाषा दी हुई है कि A+3D+A+7D इज इक्वल टू कितना है, अपन के पास 24 है, और A+5D और A+9D कितना है, 44 है। तो अपन को प्रथम तीन पद ज्ञात करने हैं। अब अपन प्रथम तीन पद कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था शुरू की वीडियो में ही कि अपन को किसी भी समांतर श्रेणी को जनरेट करने के लिए उसके सारवंतर और उसके प्रथम पद की जरूरत तो पड़ती ही है। तो प्रथम पद की जो जरूरत पड़ेगी, तो अपन दोनों इक्वेशंस से, दोनों इक्वेशंस में कुछ वैल्यू एलिमिनेट करके अपन एओडी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एओडी की वैल्यू फाइंड करके अपन श्रेणी के प्रथम तीन पद लिख देंगे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें आगे बढ़ू कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ करा, ठीक है। 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हुई, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, बताओ। तो 1995 में हुआ है ये, 1995 में 5,000 है, 1995 में 5,000 है ना, 1995 में 5,000 है, तो उसका वर्ष कितना हो जाएगा बताओ, 5200 कितना है, 1996 में कितना हो जाएगा, 5,200, और फिर हो जाएगा 1997 में 5,400। यानी कि अपन को क्या दिया हुआ है, यानी कि अपन को क्या दिया हुआ है कि अपन को भाई एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है अपन को, एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू अपन के पास 7,000 दी हुई है, तो एन की वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से, और एन की वैल्यू जो आ जाएगी ना, एन की वैल्यू अपन पहले यहाँ से निकाल बता देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ से एन की वैल्यू आएगी 11, एन की वैल्यू 11 आएगी। तो 1995 में +11 कर दो, 1995 में 11 करोगे तो
2006, अतः 2006 तक उनकी जो आयु है ना, जो मतलब उनकी जो वेतन भत्ता है वो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 5,000 से 7,000 हो जाएगा। समझ गए हैं? समझ गए भाई? देखो 10th क्लास है, थोड़ा सीरियस लेना, हल्के में मत लेना 10th क्लास को। पेपर एकदम शानदार आता है। और बस एक साल खराब हो उससे अच्छा तो पढ़ ही लो ना ढंग से। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। ठीक है। यदि एनवे सप्ताह में उसकी बचत 207.50 है। अब ए एन की वैल्यू अपन को दी हुई है, देख लो खुद ही, इसमें तो सीधे सीधे ही बोल दिया, ए एन की वैल्यू अपन को 207.50 दी हुई है। अपन को फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म अपन को 50 दी हुई है, डी की वैल्यू अपन को 17.5 दी हुई है, तो यहाँ से आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? बताओ 157.50 की वैल्यू पता है कितनी आएगी यहाँ से? 157.50 की वैल्यू आएगी यहाँ से n-1 इंटू डी के बराबर। तो n-1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 157.50/17.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो बताओ ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। 9 बार कट जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10 आ जाएगी। 10 आ जाएगी यहाँ से। तो इसी प्रकार से 5.2 का एंड हो गया। मैंने 2-3 सवाल छोड़ दिए थे बीच में। दिया हुआ है अपन को, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और इसमें बताओ एन व पद क्या दिया हुआ है? एन व पद क्या दिया हुआ है अपन को? 9.5 दिया हुआ है ना। तो यहां से अपन डी की वैल्यूज नहीं निकाल सकते? मतलब जब अपन को दिया हुआ है यहाँ से, तुम ये नहीं समझ रहे कि भाई तुम्हें अच्छे से पहले ये समझना है कि तुम्हें ए की वैल्यू दी हुई है और चौथा पद दिया हुआ है तुम्हें, तो यहाँ से डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या तुम? डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बताओ? A4 अपन को कितना दिया हुआ है, पहले तो ये बताओ A4 होता क्या है? A4 अपन सीधी भाषा में कहें अपन को, देखो यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। अरे यदि रिक्त स्थान नहीं भरना होता ना तो A प्लस पूरा उसको सॉल्व कर लेते। लेकिन A4 अपन A+3D अपन को कितना दिया हुआ है? 9.5। तो अब तो यहाँ से कर पाओगे ना भाई? डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तुम पता नहीं कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो तुम तो, और कुछ नहीं है। ठीक है, 9.5 है ना। तो इस तरह से करेंगे, 3D की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी 4.5, यानी कि डी की वैल्यू आ रही है अपन के पास 1.5। तो इससे अगला पद 6.5, उससे अगला पद 8 और उससे अगला पद 9.5। ठीक है, ये सवाल करवा दिया है मैंने। इसमें छठवां पद 6 दिया हुआ है, पहला पद -4 दिया हुआ है, तो पहले डी की वैल्यूज फाइंड करो। डी की वैल्यूज फाइंड करने के बाद श्रेणी में लिखते जाओ, जोन जोन सा पद चाहिए वो भरते जाओ। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ और फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।